हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस साल होने वाले फुल ईयर पे पर व्यू पर पोटेंशियल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि नए से AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले मरिया मे के लिए AEW के प्लान्स क्या है। हम जानेंगे कि हाल ही में AEW ने अपने कंपनी के अंदर कौन सा नया टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है और हाल ही में क्रिस जेरिको ने DDT प्रमोशन पर जाकर क्या किया। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइस ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं मरिया मे की और जानते हैं कि हाल ही में AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले मरिया मे के लिए AEW के प्लान्स क्या है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि अभी अभी जापानीज रेसलिंग प्रमोशन स्टारडम के अंदर काम करने वाली मरिया मे AEW के अंदर आ चुकी है और उन्होंने AEW के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो प्रोबेबली आने वाले कई सालों के लिए AEW के साथ काम करने वाली है। पर मरिया मे के AEW कंपनी ज्वाइन करते ही गाइज AEW के मरिया मे के लिए पोटेंशियल प्लान सामने आ चुके हैं और हमें पता चल चुका है कि AEW मरिया मे के साथ क्या करने वाली है। और अगर आपने डायनामाइट शो पर मरिया मे का डेब्यू देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि हमें लग रहा था कि मरिया मे टोनी स्टॉर्म की काफी बड़ी फैन है, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा था कि वो टोनी स्टॉर्म की काफी बड़ी फैन है और उनका ड्रीम है कि वो टोनी स्टॉर्म से मिले, जिससे हम समझ सकते हैं फिलहाल के लिए टोनी स्टॉर्म के फैन का है। लेकिन ऐसे में ही AEW के बैकस्टेज से रिपोर्ट सामने आ रही है कि मरिया मे की इस कैरेक्टर के साथ AEW आगे फ्यूचर में क्या कर सकती है। और गाइज यहाँ पर बताया जा रहा है कि AEW मरिया मे और टोनी स्टॉर्म इनके बीच में एक स्टोरी चलवाने वाली है जो कि 1950s की एक फिल्म यानी कि ऑल अबाउट ईव से इंस्पायर्ड होने वाली है। और गाइज मैंने 1950s की वो फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन मैंने उस फिल्म की सिनॉप्सिस पढ़े है और इसके बाद मुझे पता चल चुका है कि आगे मरिया मे और टोनी स्टॉर्म की स्टोरी के अंदर क्या होने वाला है। क्योंकि गाइज ऑल अबाउट ईव इस मूवी से इंस्पिरेशन लेकर शायद AEW टोनी स्टॉर्म और मरिया मे की स्टोरी के अंदर टोनी स्टॉर्म को एक काफी बड़ा स्टार दिखाने वाली है और मरिया मे उनकी फैन होने वाली है। और जैसे कि मूवी के अंदर एक मेन कैरेक्टर की लाइफ के अंदर उसकी फैन आती है और आगे चलकर वो फैन उस मेन कैरेक्टर के घर के अंदर जगह बना लेती है और वो मेन कैरेक्टर ही घर से बाहर हो जाता है, वैसे ही कुछ स्टोरी यहाँ पर AEW मरिया मे और टोनी स्टॉर्म के साथ करने वाली है, जहाँ पर मैं मरिया मे टोनी स्टॉर्म की बिगेस्ट फैन के तौर पर AEW के अंदर आती हुई दिखाई देगी। दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, लेकिन इवेंचुअली मरिया मे टोनी स्टॉर्म को डिथ्रोन कर देंगी और वो खुद टोनी स्टॉर्म की जगह ले लेंगी। जो देखा जाए तो आपको काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी लग रही होगी, पर अब देखने के लिए मजा आएगा कि 50s की मूवी से इंस्पिरेशन लेकर अब AEW कंपनी ये स्टोरी अपने टेलीविजन पर किस तरीके से प्रेजेंट करती है। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से मरिया मे के लिए स्टोरी कितनी जबरदस्त हो सकती है और आपके हिसाब से मरिया मे का फर्स्ट ट्रैवल कौन होना चाहिए। पर मैं सच में मरिया मे और टोनी स्टॉर्म को साथ मिलकर काम करते हुए देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि हाल ही में AEW ने अपने कंपनी के अंदर कौन सी नई टूर्नामेंट अनाउंस कर दी है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि AEW ने अपने कंपनी के अंदर एक काफी नई टूर्नामेंट अनाउंस की है, जिस टूर्नामेंट का नाम होने वाला है कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट के विनर को एक कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप मिलने वाला है। और इसी टूर्नामेंट पर और भी कई सारे अपडेट सामने आए हैं और हाल ही में जो AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट को लेकर अपडेट सामने आए हैं वो अपडेट्स में बता रहे हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर दो ब्रैकेट्स होने वाले हैं, ब्रैकेट A और ब्रैकेट B। और इस ब्रैकेट के सभी सुपरस्टार्स एक दूसरे से फाइट करेंगे और जो कोई सुपरस्टार काफी बढ़िया पॉइंट से इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर टॉप करेगा उन दोनों का प्रोबेबली इस टूर्नामेंट के आखिर में फाइनल्स मैच होगा, जहाँ पर में फाइनली फर्स्ट एवर कॉन्टिनेंटल कप विनर मिल जाएगा। और ये टूर्नामेंट बिल्कुल वैसी होने वाली है जैसे कि शायद न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर G1 क्लाइमैक्स टूर्नामेंट चलती है, क्योंकि उस टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी सेम ही है। और इस तरीके की सेम टूर्नामेंट AEW पहली बार अपने कंपनी के अंदर करने वाली है और वो भी एक शॉर्ट स्केल के ऊपर। तो गाइस सच में यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि अगर AEW G1 क्लाइमैक्स टूर्नामेंट से इंस्पायर होकर अपनी कंपनी के अंदर एक और नई टूर्नामेंट करती है तो इस टूर्नामेंट को फैंस की तरफ से किस तरीके का अटेंशन मिलता है। पर गाइस मुझे भी देखना है कि इस टूर्नामेंट के अंदर आगे क्या क्या होता है। और मैंने आपको बताया ही था कि इस टूर्नामेंट के फर्स्ट पार्टिसिपेंट के तौर पर ब्रायन डेनियल्सन इस टूर्नामेंट के अंदर एंटर करने वाले हैं। पर ब्रायन डेनियल्सन के एंट्री के साथ साथ इस टूर्नामेंट को लेकर एक और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है कि गाइस इस टूर्नामेंट का फाइनल्स AEW के ब्रांड न्यू पे पर व्यू यानी कि वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू पर होने वाला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब इस टूर्नामेंट का फाइनल वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू पर होता है तो इस फाइनल्स के अंदर कौन सुपरस्टार्स कम्पीट करते हैं। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से इस टूर्नामेंट का फाइनल्स क्या होना चाहिए। पर मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि इस टूर्नामेंट के विनर के साथ फ्यूचर में क्या होता है और क्या ये टूर्नामेंट सिर्फ वन टाइम थिंग है या फिर एक ईयरली थिंग है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और गाइस बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में क्रिस जेरिको ने जापानीज रेसलिंग प्रमोशन DDT के ऊपर जाकर क्या किया।
तो गाइज अगर आप क्रिस जेरिको को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि जेरिको के बारे में अपडेट्स देते हुए मैंने आपको बताया था कि क्रिस जेरिको हमें काफी जल्दी जापान के अंदर एक और रेसलिंग प्रमोशन यानी कि डीडीटी प्रमोशन के ऊपर जाकर रेसल करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर जेरिको का मैच किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार कोनुसुके तकेत्सा के साथ होने वाला था। जहां पर हाल ही में जेरिको और कोनुसुके तकेत्सा इस मैच के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जेरिको और तकेत्सा एक दूसरे के आमने सामने है। लेकिन जेरिको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे, जो कैरेक्टर जेरिको हर बार जापान के अंदर निभाती ही है। लेकिन इसके साथ ही फाइनली जेरिको और कोनुसुके तकेत्सा इनके बीच में डीडीटी प्रमोशन पर मैच हो चुका है। और गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो सच में ये मैच जेरिको का एक और काफी शानदार मैच था और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेरिको अपनी एज के अंदर भी इस लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि गाइस सच में जेरिको ने इस मैच के अंदर जिस लेवल पर परफॉर्म किया है, वो जेरिको की परफॉर्मेंस उनके लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। पर इस सब के साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो यहाँ पर तकेत्सा के लिए काफी बैड न्यूज रही, क्योंकि जेरिको ने इस मैच के आखिर में तकेत्सा को यहाँ पर हरा दिया। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद भी जेरिको ने तकेत्सा के साथ हैंडशेक कर उन्हें रिस्पेक्ट दिखाई, जो सब चीजें क्रिस जेरिको ने डीडीटी प्रमोशन के ऊपर जाकर की है, जहाँ पर हमें तकेत्सा और जेरिको एक काफी शानदार मैच के अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दिए। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे चलकर जेरिको और तकेत्सा के बीच में क्या क्या होता है और इस स्टोरी अब AEW के टेलीविजन पर किस तरीके से कंटिन्यू होती है। पर सच में जेरिको की अपीयरेंस काफी स्पेशल अपीयरेंस थी। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या पॉसिबल ये रिवील हो चुका है कि फुल ईयर पे पर व्यू के हर एक मैच का रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग में भी सट्टेबाजी चलती है और हर एक मैच के ऊपर बेटिंग्स लगती है, और इन बेटिंग्स के हिसाब से मोस्टली हमें पहले ही पता चल जाता है कि किस मैच के अंदर कौन जीतने वाला है। और गाइस ऐसे ही हाल ही में हम फुल ईयर 2023 पे पर व्यू के बेटिंग ऑड्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर इस पे पर व्यू के कुछ मैचेस के लिए बेटिंग ऑड्स रिवील हो चुके हैं कि इस मैच के अंदर कौन जीतेगा। और गाइस मोस्टली बेटिंग ऑड्स सही होते हैं, इसीलिए अगर आप यहाँ पर स्पॉइलर नहीं चाहते तो आप ये वीडियो अभी के भी छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर स्पॉइलर सुनने हैं तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल के लिए इस बेटिंग ऑड्स के हिसाब से हमें जो फुल ईयर पे पर व्यू पर गोल्डन जेट्स वर्सेज द यंग बक्स के बीच में जो मैच देखने को मिलने वाला है, तो फिलहाल के लिए बेटिंग ऑड्स के हिसाब से इस मैच के अंदर गोल्डन जेट्स यानी कि केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको ये मैच जीतने के लिए काफी फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। जिसके साथ ही अगर हम बात करें फुल ईयर पे पर व्यू पर होने वाले एक टेक्सास डेथ मैच की, जो कि हैंगमैन एडम पेज और स्वर्स स्ट्रिकलैंड के बीच में होने वाला है, तो यहाँ पर बेटिंग ऑड्स क्लियरली हैंगमैन पेज के लिए फेवर करते हैं कि वो यहाँ पर ये मैच जीतने वाले हैं। पर यहाँ पर बेटिंग ऑड्स के अंदर अंतर काफी कम है और क्या पता पे पर व्यू तक यहाँ पर ऑड्स भी चेंज हो जाए। इसके साथ ही अगर हम बात करें एडम कोपलैंड डार्बी एलन स्टिंग वर्सेस क्रिश्चियन के लुचासोरस और निक वेन के मैच की, तो गाइस यहाँ पर बेटिंग ऑड्स एडम कोल डार्बी एलन और स्टिंग के लिए काफी ज्यादा फेवर करते हैं। और बेटिंग ऑड्स का कहना है कि एडम कोपलैंड डार्बी एलन और स्टिंग ये मैच काफी आसानी से जीतने वाले हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें AEW टैग टीम चैंपियनशिप मैच की, जहां पर रिकी स्टार्स और बिग बिल अपने चैंपियनशिप FTR, LFI और हाउस ऑफ ब्लैक के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं, तो गाइस यहां पर इस मैच के लिए बेटिंग ऑड्स फिलहाल के लिए तो रिकी स्टार्स और बिग बिल को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ये मैच जीतने वाले हैं। जिसके बाद नंबर आता है FTR का, उसके बाद हाउस ऑफ ब्लैक का और आखिर में LFI का। पर यहाँ पर बेटिंग ऑड्स के अंदर अंतर काफी कम है। पर इसके बाद अगर हम बात करें AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की, जहां पर हिकारू शिरा अपनी चैंपियनशिप टोनी स्टॉर्म के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाली है, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए बेटिंग ऑड्स का कहना है कि हमें यहाँ पर एक न्यू चैंपियन मिलेगा और टोनी स्टॉर्म यहाँ पर ये मैच जीतने वाली है। पर गाइस फिलहाल के लिए बेटिंग ऑड्स के अंदर अंतर काफी ज्यादा कम है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या हमें फुल ईयर पे पर व्यू पर एक नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन मिलती है या नहीं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप की, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी अपनी चैंपियनशिप जॉन मॉक्सली के खिलाफ डिफेंड करने वाले है, तो गाइस इस मैच के लिए ऑड्स फिलहाल के लिए तो जॉन मॉक्सली के फेवर के अंदर है और ऑड्स का कहना है कि जॉन मॉक्सली ये मैच जीतने वाले है। लेकिन गाइस यहाँ पर भी बेटिंग ऑड्स के अंदर नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा है और ऑड्स के अंदर सबसे क्लोज यही मैच है, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैच जीतने के लिए जॉन मॉक्सली फेवरेबल है। लेकिन इस सब के साथ ही अगर हम बात करें AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच की, जहाँ पर MJF अपनी चैंपियनशिप जे व्हाइट के खिलाफ डिफेंड करेंगे, तो गाइस यहाँ पर बेटिंग ऑड्स के हिसाब से MJF मैच जीतने के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। और यहाँ पर बेटिंग ऑड्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रोमन रेंस के मैचेस के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर MJF ऑड्स के अंदर जे व्हाइट से काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं और जे व्हाइट का मैच जीतने का कोई चांस नहीं बनता। और फुल ईयर पे पर व्यू के लिए अब तक इतनी मैचेस की बेटिंग ऑड्स सामने आए हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इन ऑड्स के ऊपर क्या कहना है और आपके हिसाब से कौन सा सुपरस्टार कौन सा मैच जीतेगा। लेकिन अगर आप मेरी प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?